हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपकी फैमिली भी हैप्पी रहे, आप भी अच्छे रहे, आप भी हैप्पी रहे, ऐसी मेरी विशेष। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है और उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। ओके, तो आगे का पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। डीएनए एज एन acidic substance present in nucleus was first identified Friedrich Miescher in 1869। डीएनए जो है ना वो एसिडिक सब्सटेंस है और वो प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस में। हमको जैसे कि पता है ये सेल है और न्यूक्लियस में सेल में न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया? फ्रेडरिच मेस्चर ने इन 1869। ओके, बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस। ये क्या, मैं अब आपको समझाती हूँ। आपको जब मैंने पार्ट 2 में डीएनए का जो थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड समझाया, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। मैंने बोला था कि नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इन डीएनए के स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उसमें क्या होता है, वो फॉस्फरिक एसिड है। ओके, ये फॉस्फरिक एसिड है, उसमें आप देख सकते हो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH OH OH। जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड, वो फॉस्फेट ग्रुप से ही जॉइन होता है। ओके, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है कि यहाँ पे है ना ये OH ग्रुप में से ये O ही बचा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से तो H हटा दिया गया, यहाँ से H हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड। ओके, तो ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है, डाई एस्टर बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे एक H बचता है। तो यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो एक H बचता है ना, वो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से ये H जो होता है वो डी प्रोटोनेट हो जाता है। ओके, डी प्रोटोनेट हो गया तो वहां पे जो है ना ये रिलीज हो गया, तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी। जैसे जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती जाएगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा, वैसे वैसे ये H+ आयन रिलीज हो जाएगा, तो ये जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, H+ आयन का, जहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। ओके, देन ही नेम इट एज ए न्यूक्लियन। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में दिखा गया है तो उसने नेम दे दिया, फ्रेडरिच मेस्चर ने क्या न्यूक्लियन नेम दे दिया। टेक्निकल लिमिटेशन, टेक्निकल लिमिटेशन क्या है कि टेक्निकल लिमिटेशन रहती थी पहले के जमाने में। डीएनए का स्ट्रक्चर जब भी हमको आइसोलेट करना होता था तो वहां पे टेक्निकल लेबोरेटरी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रह गया। मीन्स कि वो जल्दी से हमको दिखाने और आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पता ही नहीं चला कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, क्योंकि उसका जो आइसोलेशन है डीएनए का वो बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने भी डीएनए का स्ट्रक्चर मेरी लेबोरेटरी में काम करती तब मैंने आइसोलेट किया हुआ। इट्स डिफिकल्ट, ऐसे ही आपको नहीं मिल जाता। तो पहले के अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट पहले के जमाने में इतनी टेक्निक्स नहीं थी, तो तब वो डीएनए निकालना और उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। तो वो टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से वो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज पता ही नहीं चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन क्या हुआ, इट वाज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA.
तो ये जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला जो उसने जो डेटा प्रोड्यूस किया था, किसने, मॉरिस एंड विल्कन्स ने, मॉरिस विल्कन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने, उसके बेसिस पर 1953 में जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया, और वो फेमस है अभी आज की तारीख में भी, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द डीएनए ऑफ द स्ट्रक्चर। जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल भी बोलते हैं हम, ओके, उसने दिया है। और उसने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, उसने कहाँ से रिसर्च करना चालू किया, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डेटा मिला था किसका, मॉरिस एंड विल्कन्स का एंड रोजलिन एंड फ्रैंकलिन का, उस हिसाब से उसने ये मॉडल दिया। Then proposition was base pairing between the two strand of polynucleotide then chain। तो उसने प्रपोजिशन भी दिया एक और उन लोगों ने कि बेस पेयरिंग होती है बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमने ये एक स्ट्रैंड मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे ए है, टी है, सी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो वहां पे क्या होता है, उसमें बेस पेयरिंग होती है, ओके। तो यहाँ पे आप ए की सामने टी आएगा, ए टी जी सी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बेस पेयरिंग होगी तो ही दो चेन साथ में कांटेक्ट में रहेगी ना, बीच में कोई बॉन्ड होगा तो ही कांटेक्ट में रहेगा ना। तो देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन, तो बेस पेयरिंग होनी चाहिए, ये बेस पेयरिंग है, ओके। बेस पेयरिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दो स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की और बीच में बेस पेयरिंग है। ये क्या है, हम आगे पढ़ते हैं अभी। The proposition was also based on the observation of Irwin Chargaff that a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1। Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो एरविन चारगेफ है तो उसने क्या दिया कि यहाँ पे है ना, जो देखो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, और यहाँ पे ये बात कांस्टेंट है कि ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो टी ही आएगा और जो जी की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो सी ही आएगा, और ए और टी वो जुड़े होंगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड से और जी और सी जुड़े होंगे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे कभी भी फर्क नहीं आएगा। इंडियन अगर ये आरएनए की बात हो रही कि ए के सामने यू आएगा, ओके, हमको पता है। तो यहाँ पे जो उसका जो रेशियो है बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन का वो एंड ग्वानिन साइटोसिन का वो कांस्टेंट इक्वल रहेगा, ओके। तो वो कांस्टेंट एक इक्वल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी ए होंगे उतने ही सामने टी होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो इक्वल 1 होगा और ए के सामने टी ही आएगा, वो कांस्टेंट है, उसका कोई बदलना जायज ही नहीं है। ये बात आप ठान लो कि ए के सामने टी ही आएगा और जी के सामने सी आएगा, और ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और सी के सामने तीन हाइड्रोजन होंगे। और ये आप दिया डबल स्ट्रैंड, ये एरविन चार्जगेफ ने क्या दिया, दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1, ओके। देन बेस पेयरिंग confer a very unique property to the polynucleotide chain, okay। Then they are said to be complementary to each other and therefore if the sequence of bases in one strand is known then the sequence in other strand can be predicted, okay। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक सीक्वेंस मिल जाएगी डीएनए की तो दूसरी सीक्वेंस आसानी से प्रिडिक्ट कर सकेंगे, क्योंकि क्या है कि हमको पता है कि ए के सामने टी ही आएगा न्यूक्लियोटाइड और जी के सामने सी आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक ये स्ट्रैंड दे दी है, तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। आप 1 मिनट पॉज करो और बताऊंगी, ओके। तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे टी आएगा,
यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे आएगा ये सी, ये जी, ये टी, ये जी। ओके, तो यहाँ पे डीएनए की हमको एक स्ट्रैंड मिल गई, तो उसके सामने जो अदर स्ट्रैंड होगी वो हमको आसानी से पता चल जाएगी। ओके, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है। If each strand from a DNA act as a template for a synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA. Okay, ये क्या बोल रहा है, जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है ना, if each strand from a DNA act as a template. ओके, ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। तो यहाँ पे आप ये मैंने ये जो डीएनए की स्ट्रैंड दी है ये टेम्पलेट डीएनए, और यहाँ से न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी। ओके, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए। ओके, ये क्या बोल रहा है कि ये ATGC है और यहाँ पे ये डीएनए की जो स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, तो यहाँ पे अगर ये टेम्पलेट डीएनए मैंने लिया और ये टेम्पलेट डीएनए में से न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रही है, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो डीएनए की न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगी तो वो सेम होगी उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी उससे ही। आपको पता चला ये डॉटर स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की, वही उसकी डॉटर स्ट्रैंड में मिलेगी। ओके, तो यही बात दी गई है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ली गई है और सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। यही बात यहाँ पे दी गई है कि इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, द टू double stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Okay, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल की तरह ही आइडेंटिकल होती है, वो प्रोड्यूस होती है जो नई डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है वो। ओके, दिस genetic implication of the structure of DNA become very clear. तो यहाँ पे यही दे दिया है कि ये जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन मिलता है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बहुत ही क्लियर मिल गया है, बिकम वेरी क्लियर। ओके, तो ये बात है यहाँ तक। अब फिर आगे का पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये वीडियो लेक्चर में पता चला यहाँ पे थोड़ा सा नाम आ रहा है तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आज हमने क्या डिस्कस किया, डीएनए एसिडिक स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रेडरिच मेसन ने पहले दिया, आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियस में 1869 में, उसने नाम दिया न्यूक्लिन। देन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज रह गया। देन 1953 ने वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया डबल हेलिक्स का, और वो उसने डेटा प्रोड्यूस किसके बेसिस पर किया था, कि जो डेटा प्रोड्यूस किया था मॉरिस एंड विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन की वजह से, एक्स रे डिफ्रैक्शन की डेटा से ही उसने न्यू स्ट्रक्चर दिया। देन देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयरिंग होगी तो ही दो चेन बीच में कोई बॉन्ड बना होगा तो ही जुड़ी रहेगी ना, वरना ऐसे लगन वगन हो जाएगी। देयर प्रोपोजिशन आल्सो बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे यही दिया गया कि एरविन चार्ल्स अपने यहाँ पे दिया है कि कांस्टेंट एंड इक्वल वन के जितने होगे इतने टी होगे, जितने सी होगे उसने जी होगे, कांस्टेंट है, और एक के सामने टी आएगा जी के सामने सी आएगा, ये बदलने नहीं वाला। दो बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, दो बॉन्ड एंड तीन बॉन्ड। तो बेस पेयरिंग कन्फर ऑफ वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज एंड कॉम्प्लीमेंट्री। हमको एक डीएनए की चेन जो स्ट्रैंड है वो पता चल जाएगी तो आसानी से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अदर वन जो स्ट्रैंड होगी वो हमको आसानी से पता चल जाएगी। ये एक स्ट्रैंड पता होगी तो डबल हेलिक्स डीएनए है तो एक स्ट्रैंड पता चल जाएगी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या वो पता लग सकती है। और जो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड है वो पेरेंटल डीएनए है, उसका जो सिंथेसिस होगा डॉटर स्ट्रैंड बनेगी तो वो जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वही सेम टू सेम होगी, वो
प्रोड्यूस होगी वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए, तो वो पेरेंटल डीएनए जैसे ही होगी। और यही जेनेटिक एप्लीकेशन की वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वेरी क्लियर हो गया। ओके, तो यही बात है, बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की ट्राई। अभी भी कोई लेक्चर में क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की ट्राई की है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।